कभी आपने सोचा है कि मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, इन सभी में एम्पायर क्यों लगता है? और अगर इनमें एम्पायर कॉमन है तो फिर चोला डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी या चाइना में हान डायनेस्टी या फिर मिंग डायनेस्टी में एम्पायर की जगह डायनेस्टी क्यों लिखते हैं? अगर डायनेस्टी और एम्पायर हैं तो दुनिया में अहोम किंगडम, किंगडम ऑफ ब्रिटेन, किंगडम ऑफ स्पेन, कोसला किंगडम, इन सब जगहों पर किंगडम क्यों लिखते हैं? अक्सर लोग इन तीनों ही जगहों को एक ही जगह या एक ही शासन व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये सारे के सारे रूलर्स थे, इनकी अपनी सेना थी, अपनी अफसरशाही थी और अपना अपना क्षेत्र हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें एक नहीं बल्कि तीन तीन ऐसी टर्म्स की जरूरत पड़ गई? जाहिर है कि इन तीन शब्दों के तीन मतलब होंगे, एक ही मतलब तो नहीं रहा होगा, नहीं तो कोई क्यों अलग अलग शब्द रखेगा एक ही चीज के। आखिर इन तीनों में अंतर क्या है? इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं और क्या इनमें कुछ कॉमन है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप फिटनेस को लेकर थोड़े भी कॉन्शियस हैं तो ये स्मार्ट वॉच ट्राई कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ को लेकर आपको अच्छे खासे अपडेट देगा। शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक करके जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म्स हैं ये हिंदी में भी तीन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसमें एम्पायर में तो आप समझ गए होंगे कि साम्राज्य को एम्पायर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो टर्म है डायनेस्टी, उसे हिंदी में राजवंश कहते हैं। वहीं जो किंगडम है, जिसको हम किंगडम के तौर पर जाने की कोशिश करेंगे, उसे कहते हैं राज्य। अब इन तीन हिंदी के शब्दों को सुनकर हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लें, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको तीनों को लेकर सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एम्पायर से। अब अगर आप देखें तो एम्पायर यानी कि साम्राज्य एक पॉलिटिकल ढांचा है। इस ढांचे का निर्माण तब होता है जब किसी एक क्षेत्र का राजा एक साथ कई राज्यों को हराकर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा करता है। इस तरह से कई युद्धों, शांति समझौतों और तमाम दूसरे तरीकों के इस्तेमाल से कई राजाओं को अपने अधीन करके एक साम्राज्य की स्थापना होती है। जो इस साम्राज्य का शासक होता है उसे सम्राट कहते हैं, या इंग्लिश में एम्पायर पर रूल करने वाले को एम्परर कहते हैं। अब अगर इंडियन हिस्ट्री से दो एग्जाम्पल लें तो महाजनपद काल के बाद मौर्यन एम्पायर, मध्यकाल में मुगल एम्पायर, और जब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई तो अंग्रेजों को काल को कहा गया ब्रिटिश एम्पायर। अब यहाँ पर आपको एक और बात समझने की जरूरत है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हर एम्पायर में एक एम्परर होता है जो कि रूल करता है, जैसे मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, या फिर मुगल एम्पायर में अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस एम्पायर को कई हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे आप स्टेट कहते हैं। इंडिया में पुराने टाइम में से भुक्ति भी कहा जाता था। इस स्टेट में एम्परर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो गवर्नर के तौर पर काम करता है, और एम्परर की ना सिर्फ पॉलिसीज को अपने स्टेट में लागू करता है, बल्कि उनके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता है कि एम्परर के खिलाफ कोई विद्रोह ना हो। वहीं एम्परर भी अपने एम्पायर को बचाने के लिए इन गवर्नर्स पर कड़ा कंट्रोल रखता है। एम्पायर के मामले में कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक एम्पायर में कोई रियल एम्परर होता ही नहीं, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर जो भारत, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के कई देशों पर रूल कर रहा था। यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी जो कि पूरे साम्राज्य या एम्पायर को संभाल रही थी। अब यहाँ से एक और बात को समझें तो समझ आता है कि एम्पायर वो पॉलिटिकल यूनिट है जहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, केंद्रीकृत सिस्टम होता है, जिसमें ताकत एम्परर के हाथ में होती है या फिर एक केंद्रीय शक्ति के हाथ में, जैसा कि ब्रिटिश एम्पायर के केस में देखा। अब एक और बात बताता हूँ आपको। इसी एम्पायर से एक और शब्द निकला है जिसे कहा जाता है इंपीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब हुआ अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर कब्जा करना, जैसे कि मौर्यन और मुगल एम्पायर किया करते थे। आगे चलकर इंपीरियलिज्म की एक और फॉर्म डेवलप हुई जिसे कहा गया कोलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद, जो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के इरादे से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपियन देश कर रहे थे। अब ये चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओ कि आपको इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म के बीच का अंतर चाहिए, तो उस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। अब आप हिस्ट्री कनेक्ट चैनल को व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं। ये QR कोड स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोज के अपडेट लेकर आता हूँ। अब हमने एम्पायर की बात तो कर ली, आगे बढ़ते हैं कि डायनेस्टी क्या होती है। तो देखिए, डायनेस्टी या राजवंश का मतलब हुआ
उस राज परिवार से जो लंबे टाइम से एक क्षेत्र पर राज कर रहे हो। राजवंश में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि पावर का ट्रांसफर उनकी ही ब्लड लाइन में हो। शुद्ध हिंदी में कहूं तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाला हिसाब, या फिर जिसे आप नेपोटिज्म भी कह सकते हैं। इसमें भी अगर आप भारतीय परंपरा को देखें तो पता चलेगा कि राजा का बड़ा बेटा ही अगला उत्तराधिकारी बनता है। छोटा बेटा उसी सूरत में राजा बन सकता है जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो, या फिर बड़ा भाई शासन संभालने के बिल्कुल भी योग्य ना हो, या फिर अपने भाइयों को मारकर कोई राजा बन जाए, जैसे कि प्राचीन काल में अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है। भारतीय इतिहास में देखें तो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या दुश्मनों ने कर दी थी, जिसके बाद हर्षवर्धन ने कमान संभाली थी। दूसरा एग्जाम्पल मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिनके बड़े भाई रामगुप्त योग्य नहीं थे, इसलिए उन्हें गद्दी से उतार दिया गया और चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा बनाया गया, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। यही वजह है कि डायनेस्टी के अंदर पारिवारिक कलहें भी चलती हैं, साजिशें रची जाती हैं, जिसमें एक दूसरे को गद्दी से हटाने के लिए खूनी खेल भी चलता रहता है। अब क्योंकि एक ही परिवार के लोग उस क्षेत्र पर रूल करते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर यहाँ का कल्चर, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ की इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ता है। वो डायनेस्टी क्या सोचती है, किस धर्म को मान्यता देती है, उसकी छाप बराबर तौर पर समाज और राजनीति पर दिखाई देती है। अब ये सारी बातें सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये सारे फीचर्स तो मुगल एम्पायर में भी हैं, तो क्या इसे डायनेस्टी नहीं कहा जा सकता? जवाब है बिल्कुल कहा जा सकता है। और अगर ये डायनेस्टी है तो मुगल एम्पायर नहीं है क्या? जवाब है कि मुगल एम्पायर भी है और डायनेस्टी भी है। अंतर यह है कि आप इन दोनों वर्ड्स को यूज कहां पर करते हैं। देखिए, राजवंश या डायनेस्टी शासकों का एक क्रम है जो एक ही परिवार से आते हैं। जब हम इस क्रम या क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तब डायनेस्टी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ साम्राज्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिस पर एक सम्राट या अंग्रेजी में कहें वो एम्परर का शासन होता है। इस तरह से चोल राजाओं की बात करते समय चोल डायनेस्टी कहेंगे और चोलों के क्षेत्र की बात करते समय चोला एम्पायर कहेंगे। और इसी तरह से ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। अब एक और बड़ा अंतर जो एम्पायर और डायनेस्टी में होता है वो ये है कि कभी किसी एम्पायर के अधीन भी डायनेस्टी हो सकती है, यानी कि एक डायनेस्टी किसी एम्पायर की सत्ता को एक्सेप्ट करके उसके झंडे के नीचे अपने क्षेत्र में शासन कर सकती है। अब इसका एग्जाम्पल है हर्षवर्धन के एम्पायर में हर्ष ने साल 634 में अपने वेस्ट में मौजूद वल्लभी के राजा को भी हराया। हालांकि वल्लभी को उन्होंने अपने राज्य में मिलाने की बजाय यहाँ के राजा ध्रुवसेन को वापस गद्दी पर बिठा दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वेस्ट से आने वाले खतरे उन तक सीधे न पहुंचे। लेकिन ध्रुवसेन की वल्लभी डायनेस्टी के रूलर्स ने हर्षवर्धन की सत्ता को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से गुप्ता डायनेस्टी में भी देखने को मिलती है चीजें। एक बात और, डायनेस्टी और साम्राज्य का अंत कमोबेश एक तरह से होता है। जब कोई बाहरी सत्ता उसके शासन को खत्म कर दे, चाहे फिर वो राजा की हत्या करके काम करे या फिर चाहे तो उन्हें गुलाम बना ले। अगर मुगल डायनेस्टी की बात करें तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने जेल में डाला और उनके ज्यादातर बेटों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से डायनेस्टी एक राज परिवार को रिप्रेजेंट करती है जो सदियों से रूल करते आ रहे हैं। इसी वजह से हिस्टोरियन जॉन एफ रिचर्ड्स डायनेस्टी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि एक डायनेस्टी वो होती है जिसकी लीडरशिप में पारिवारिक और वैचारिक कंटिन्यूटी होती है, जो लगातार पीढ़ियों में एक शासक घराने के भीतर सत्ता के केंद्रीकरण द्वारा पहचानी जा सकती है। अब दोस्तों, हमने दो बातें जान ली, अब जानते हैं कि आखिर किंगडम क्या होता है। देखिए, जैसा कि इस वर्ड में आप देख सकते हैं किंग शब्द है, तो इसे आसानी से भी समझाऊं तो किंगडम एक छोटी पॉलिटिकल यूनिट होती है जिस पर एक किंग रूल करता है। ये किंग अपने क्षेत्र के सारे फैसले खुद लेता है। ये किंग स्वतंत्र भी हो सकता है और किसी एम्पायर के कंट्रोल में भी हो सकता है, उसके अधीन भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एम्पायर में एक ही एम्परर होता है, वहीं किंगडम में एक साथ दो किंग भी हो सकते हैं। यहाँ कई अलग अलग डायनेस्टीज मिलकर भी रूल कर सकती हैं। इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वैदिक काल में किंगडम की अवधारणा आई जब जनपद और महाजनपद काल में अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स बनी। महाजनपदों को आप किंगडम के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कि मगध किंगडम, अवंती किंगडम, वज्जी किंगडम। अब एक बात और आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि एम्पायर और किंगडम आपस में जुड़े हुए हैं। एक किंगडम का राजा यानी कि एक राज्य का राजा चाहे तो एक एम्पायर बना सकता है, यानी कि सम्राट बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब मगध किंगडम की नंदा डायनेस्टी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी संभाली तब वो राजा थे, लेकिन इसके बाद अपने शासन का विस्तार करके उन्होंने सभी महाजनपदों को हराया।
उन्हें हराने के बाद वो बने सम्राट चंद्रगुप्त, यानी कि उन्होंने खड़ा किया मौर्यन एम्पायर। इस तरह से किंगडम की एक सीढ़ी एम्पायर तक भी जाती है। अब पूरे वीडियो को समराइज करूं तो एम्पायर सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट है जिसमें एक बहुत बड़ा एरिया शामिल होता है। इस पर रूल करने वाले रूलर को एम्परर कहा जाता है। वहीं किंगडम एक छोटे क्षेत्र को कहा जाता है जिस पर एक रूलर रूल करता है। यह किंगडम एक एम्पायर का हिस्सा भी हो सकता है जो कि एम्पायर के अधीन काम करते हैं, उनके झंडे के नीचे काम करते हैं और स्वतंत्र भी हो सकते हैं। वही डायनेस्टी इन दोनों से अलग रूलिंग फैमिली को दिखाती है, जो कि बताता है कि डायनेस्टी उन शासकों का एक क्रम है जो एक ही परिवार से आते हैं। अब दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से तीनों के बीच का अंतर और तीनों का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मतलब समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कई सारे लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि उन्हें भी इन तीनों का अंतर अच्छे से पता चल सके।